आज का यह वीडियो भारत के ऐतिहासिक एवं प्राचीन काल पर आधारित है। इसमें वे सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आगामी परीक्षाओं बीपीएससी, बीएसएससी, सीडीपीओ, एसआई, प्रधान शिक्षक के परीक्षाओं में आने की संपूर्ण संभावना है। इसमें भारत के इतिहास के अंदर से ढूंढ कर निकाला हुआ महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है, जिसे आप अंत तक जरूर देखिएगा। एक एक प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं। त्याग महाभिनिष्क्रमण के बाद बुद्ध ने सर्वप्रथम किससे उपदेश प्राप्त किया था? ये उपदेश अलार और उद्रक से प्राप्त किया था। अलार और उद्रक से। वैशाली में अलार कलाम जो एक सांख्य दार्शनिक थे, उन्होंने गौतम बुद्ध को ध्यान और उपनिषदों की शिक्षा दी थी। राजगृह में उद्रक रामपुत्र ने उन्हें ध्यान के उच्चतम स्तर को प्राप्त करने के लिए विद्या दी थी। अगला है, बिहार में चिरांद, सारण और चेचर वैशाली के किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? बिहार में चिरांद जो सारण में है और चेचर जो वैशाली में है, से किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो वह नवप्रशस्तर युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसे नियोलिथिक युग काल या अवधि या फिर नवपाषाण युग कहा जाता है। यह मानव प्रौद्योगिकी के विकास की एक अवधि थी, जिसकी शुरुआत मध्य पूर्व में 9500 ईस्वी पूर्व के आसपास हुई थी, जिसे पारंपरिक रूप से पाषाण युग का अंतिम हिस्सा माना जाता है। अगला, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। महावीर स्वामी, इन्होंने दुनिया को सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाया था। जैन धर्म के ये 24वें तीर्थकर थे। उन्होंने आध्यात्मिक मुक्ति के लिए अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह के व्रतों का पालन करना आवश्यक बताया था। अगला, सांची के स्तूप का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो सांची के स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। यह सांची स्तूप एक बौद्ध स्मारक है। इसका निर्माण बौद्ध अध्ययन एवं शिक्षा केंद्र के रूप में किया गया है। ऐसा माना जाता है कि जिस पहाड़ी पर सांची का विशाल स्तूप बना है, उसने ही सम्राट अशोक को वहां धार्मिक केंद्र बनवाने के लिए प्रेरित किया था। अगला, मगध का कौन सा राजा महान सिकंदर का समकालीन था? तो घनानंद जो था वो महान सिकंदर का समकालीन था। घनानंद एक शक्तिशाली राजा था। इसकी राज्य सीमा मगध से ब्यास नदी तक फैली थी। इसके सैन्य शक्ति के भय से सिकंदर के सैनिकों ने ब्यास नदी से आगे बढ़ना अस्वीकार कर दिया था। अगला है, यूनानी दूत डिमक्स का आगमन मगध के किस सम्राट के दरबार में हुआ था? तो इसका आगमन बिंदुसार के दरबार में हुआ था। ये एक यूनानी इतिहासकार थे। इन्होंने मौर्य दरबार में राजदूतों की सेवा की थी। अगला, मौर्यकालीन कलिंग राज्य स्थित है। मौर्यकालीन कलिंग राज्य कहाँ स्थित है? तो वर्तमान दक्षिणी उड़ीसा में स्थित है। कलिंग पूर्व भारत में गंगा से गोदावरी तक विस्तृत एक शक्तिशाली साम्राज्य था। वर्तमान के ओडिशा, आंध्र कलिंग, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में यह व्याप्त है। अगला है, किस शुंग शासक ने पाटलिपुत्र में स्थित कुकुटराम विहार को 3 बार नष्ट करवाने का प्रयत्न किया था? वह पुष्यमित्र ने। पुष्यमित्र ने मौर्य साम्राज्य के अंतिम सम्राट बृहद्रथ मौर्य की अहिंसक नीतियों से परेशान होकर पुष्यमित्र शुंग ने इनकी हत्या कर दी और शुंग वंश की स्थापना कर स्वयं सम्राट बन गए। राजा बनने के पश्चात इन्होंने अश्वमेध यज्ञ कर संपूर्ण उत्तर भारत को अपने क्षेत्राधिकार में कर लिया था।
इन्होंने ही कुकुटराम बिहार को 3 बार नष्ट करवाने का प्रयत्न किया था, क्योंकि इन्हें आशंका थी कि उस बिहार में देशद्रोहियों का गढ़ बन चुका है, इसलिए उन्हें 3 बार नष्ट करवाने का प्रयत्न किया था। अगला, जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें व्रत के रूप में क्या जोड़ा है? उसे ब्रह्मचार्य को जोड़ा है। ब्रह्मचार्य का पालन जैन साधुओं को पूरी तरह से करना होता था। उनके नियम काफी सतर्कता भरे होते थे। साधुओं के लिए स्त्री को और साध्वी के लिए पुरुषों को, चाहे वह किसी भी उम्र का हो, उनके लिए विजातीय स्पर्श निषिद्ध होते हैं। आज हम आपको एक फैक्ट बता रहे हैं। हर इंसान की एक नेचुरल आदत होती है। जो सुंदर होता है, जिसकी पहनावा अच्छी होती है, उसे सब देखते हैं, प्रशंसा करते हैं, भले ही अंदर से वो आपकी ज्वाला हो। लेकिन जिसकी पहनावा अच्छी न हो, सुंदर न हो, देखने में क्रूप लग रहा हो, उसे कोई नहीं देखता है, भले ही वो शीतलता की निर्मल धारा हो। वैसे ही YouTube के वीडियो के व्यूअर्स के बारे में है। जिस वीडियो पे ज़्यादा व्यूज होते हैं, उसे ही सब देखते हैं, भले ही कुछ ज्ञान मिले या न मिले, समझ आए या न आए। कम व्यूज वाले को कोई नहीं पूछता, भले ही वो ज्ञान का पिटारा हो। समझदार को इशारा ही काफी होता है। आप लोग समझदार हैं, समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ग्रिसल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो मुद्रा राक्षस ग्रंथ में चंद्रगुप्त के लिए ग्रिसल शब्द का प्रयोग किया गया है। मुद्रा राक्षस संस्कृत का ऐतिहासिक नाटक है, जिसके रचयिता विशाखा दत्त हैं। इसमें चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक सफलताओं का अपूर्व विश्लेषण है। अगला है, पाटलिपुत्र पर यवन डेमीट्रियस का आक्रमण किस वंश के शासन के समय हुआ था? तो यवन डेमीट्रियस का आक्रमण शुंग वंश के शासन के समय हुआ था। शुंग वंश के शासन काल में यवनों का आक्रमण 2 बार हुआ था, जिसमें डेमेट्रियस ने पुष्यमित्र के शासन के प्रारंभिक दिनों में किया था। पुष्यमित्र के शासन की सबसे महत्वपूर्ण घटना यवनों के भारत पर आक्रमण की मानी जाती है, और दूसरा आक्रमण पुष्यमित्र शुंग की मृत्यु के बाद मेनांडर नामक यवन नेता ने की थी। अगला, बिहार के किस स्थान से मौर्य काल में बने जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा प्राप्त हुई है? बिहार के लोहानीपुर, जो पटना जिले में स्थित है, वहां से मौर्य काल में बने जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा प्राप्त हुई है। यह बिहार का एक उपनगर है। लोहानीपुर जो है वो बिहार का एक उपनगर है। यह स्थान ऐतिहासिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। इस स्थान से 14 फरवरी 1937 को मौर्य काल की दिगंबर जैन मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। इनमें एक मूर्ति तीर्थकर महावीर की है, जो चुनार के बलुआ पत्थर के एक ही खंड में कटी हुई है। यह मौर्य काल के कला की विशेषता है। मूर्ति की सुंदर और चमकदार प्रमार्जन 2 सहस्त्र वर्ष पुराना होने के बाद भी तनिक भी मैलापन दिखाई नहीं देता है इसमें। इस मूर्ति से अधिक सुंदर प्रमार्जित मूर्तियां भारत में दूसरी कोई नहीं है। अगला, शुंग वंश की राजधानी थी, तो शुंग वंश की राजधानी कौन थी? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र प्राचीन से ही अपनी वैभव परंपरा के लिए विख्यात रहा है। विदेशी लोगों अपने संस्मरणों में यहाँ की अनेक उत्कृष्ट संप्रदायों का वर्णन किया है। अगला है, प्रथम बौद्ध सारिपुत्र का जन्म कहाँ हुआ था? नहीं, अब इसका एक छूट गया है ना। क्वेश्चन नंबर 14 है, मगध में किसने प्रथम ब्राह्मण राज्य स्थापित किया था? मगध में किसने प्रथम ब्राह्मण समाज की स्थापना किया था? तो पुष्यमित्र शुंग ने प्रथम ब्राह्मण समाज की स्थापना की थी।
पुष्यमित्र शुंग ने बौद्ध राजा बृहद्रथ की हत्या कर प्रथम ब्राह्मण राज्य स्थापित किया था। पुष्यमित्र शुंग राजा बृहद्रथ का सेनापति था। प्रथम बौद्ध सारिपुत्र का जन्म कहाँ हुआ था? प्रथम बौद्ध सारिपुत्र का जन्म नालंदा में हुआ था। गौतम बुद्ध के हजारों शिष्यों में एक सारिपुत्र की गणना प्रमुख शिष्यों में की जाती है। सारिपुत्र का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में नालंदा में हुआ था, जो राजगृह में निवास करते थे। नालंदा जिले के राजगृह में निवास करते थे। अगला है, राजकुमारी चलहना कौन थी? तो राजकुमारी चलहना वज्जी लिच्छवी की राजकुमारी थी। ये वज्जी लिच्छवी जो है भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। कई छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर इसकी उत्पत्ति हुई थी। अगला है, शुंग वंश कुल कितने शासक हुए थे? शुंग वंश में कुल कितने शासक हुए थे? तो शुंग वंश में कुल 10 शासक हुए थे। इन्होंने कुल मिलाकर 112 वर्षों तक राज्य किया था। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने करवाया था? तो श्रीनगर की स्थापना सम्राट अशोक ने करवाया था। इन्होंने कश्मीर की यात्रा 245 ईस्वी पूर्व में की थी। अशोक का बसाया हुआ नगर वर्तमान में श्रीनगर से 3 मील उत्तर में बसा हुआ है। अगला है, दिव्यावदान के अनुसार अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय किसे जाता है? तो दिव्यावदान के अनुसार अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय उपगुप्त को जाता है। उपगुप्त एक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु थे। इन्हें अलक्षण बुद्ध भी कहा जाता है। इन्हें अलक्षणक बुद्ध भी कहा जाता है। ये मौर्य सम्राट अशोक के आध्यात्मिक शिक्षक थे। कौन थे? आध्यात्मिक शिक्षक। ध्यान रखिएगा इसे। अशोक के अभिलेखों को किस तरह से विभाजित किया गया है? अशोक के अभिलेखों को 14 शिलालेख, 2 लघु शिलालेख और 7 स्तंभ लेख में विभाजित किया गया है। अगला, अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार रथ मूसल और महाशिला कंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया था? ये उस समय के बहुत ही भयंकर हथियार थे, रथ मूसल और महाशिला कंटक। तो अजातशत्रु ने लिच्छवी राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार इन दोनों भयंकर हथियारों का प्रयोग किया था। इसमें महाशिला कंटक था, जिसका उपयोग दूर से दुश्मन पर पत्थर के भारी टुकड़ों को फेंकने के लिए किया जाता था। और रथ मूसला जो था वो चाकुओं वाला एक रथ था, जिस पर कटे हुए किनारे लगे हुए थे। अगला, बिहार की भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना से मिलती है? बिहार की भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना से मिलती है? तो यह शतपथ ब्राह्मण साहित्य रचना से मिलती है। बिहार का उल्लेख कई प्राचीन हिंदू शास्त्रों में मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में बिहार के भौगोलिक क्षेत्र, आर्यों का आगमन और उनके विस्तार का वर्णन मिलता है। अगला है, जो व्यक्ति बौद्ध भिक्षु का सिर लाकर देगा उसे 100 दिनार दी जाएगी। यह घोषणा किसने की थी? तो यह घोषणा पुष्यमित्र शुंग ने की थी। जब पुष्यमित्र राजा बृहद्रथ का सेनापति था तो वो अत्यंत योग्य और राष्ट्रहित में चिंतित रहता था, क्योंकि बृहद्रथ के समय भारत का वीर भूमि बौद्ध भिक्षुओं और बौद्ध मठों का गढ़ बन गया था और उनके मठों में देशद्रोहियों का बहुत ही बड़ा ठिकाना बन गया था। वो देशद्रोही उसमें छुप छुप कर अपने हथियारों को रखते थे। तब पुष्यमित्र शुंग ने राजा बृहद्रथ की हत्या कर राजा बन गया। भारत भूमि बौद्ध भिक्षुओं से आजाद करने के लिए उसने घोषणा की कि जो व्यक्ति बौद्ध भिक्षु का सर लाकर देगा उसे 100 दिनार दी जाएगी। अगला क्वेश्चन,
चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस किसने कहा था? तो चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस प्लूटार्क ने कहा था। प्लूटार्क जो था एक यूनानी इतिहासकार, जीवनी लेखक एवं निबंधकार था। उसकी पैरेलल लाइव्स और मोरालिया नामक कृतियां प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, शुंग वंश के शासक देवभूति की हत्या किसने की थी? तो शुंग वंश के शासक देवभूति की हत्या वसुदेव ने की थी। देवभूति शुंग वंश का अंतिम शासक था। वह वीर होने के साथ साथ अत्यंत विलासी राजा भी था। एक नृत्य समारोह में उसके सामंत वसुदेव ने देवभूति की हत्या कर दी। अगला, अशोक की रुमनदेई लघु स्तंभ लेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? वह नेपाल की तराई से प्राप्त हुआ है। नेपाल का तराई क्षेत्र भारत, नेपाल एवं भूटान में स्थित हिमालय के आधार के दक्षिण में स्थित क्षेत्रों को कहते हैं। अगला है, अशोक का धम्म क्या था? तो अशोक का धम्म जो था वो नैतिक आचार संहिता था। सम्राट अशोक अपनी धम्म नीति के तहत शांति और अहिंसा को बढ़ावा देते थे। सम्राट अशोक का मुख्य लक्ष्य अपनी प्रजा के विद्रोह की भावनाओं को कम करना, आसपास के राज्यों को आक्रमण से रोकना तथा शांति बनाए रखना था। अगला है, महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश के किन किन कारणों की भविष्यवाणी की थी? महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश की बाढ़, अग्नि और आंतरिक कलह, यहाँ पे होना चाहिए आंतरिक कलह की भविष्यवाणी की थी। हर्यक वंश के शासक उदयन ने जब पाटलिपुत्र नगर को बसाया था तो उसी समय महात्मा बुद्ध ने इस नगर के उत्कर्ष और गौरव की भविष्यवाणी की थी। साथ ही यह भी कहा था कि इस नगर का बाढ़, अग्नि और आंतरिक कलह के कारण विनाश होगा। अगला, बौद्ध गया में स्थित वह बोधि वृक्ष जिसके नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, उसे किस शासक ने कटवा दिया? तो महात्मा बुद्ध को जिस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था उसे गोड़ के राजा ससांज ने कटवा दिया था। बोधि वृक्ष को 2 बार कटवाया गया था तथा तीसरी बार प्राकृतिक आपदा से नष्ट हो गया था। पहली बार सम्राट अशोक की एक वैश्य रानी तिस्य रक्षिता ने चोरी छुपे कटवा दिया था, लेकिन कुछ वर्षों बाद उसकी जड़ से एक नया वृक्ष उग गया जो दूसरी पीढ़ी का वृक्ष कहलाया। दूसरे वृक्ष को बंगाल नरेश ससांज ने बौद्ध धर्म का कट्टर दुष्शत्रु था, उसने इस वृक्ष को जड़ सहित कटवाने का प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हो पाया तो उसकी जड़ों में आग लगवा दिया, लेकिन जड़ें पूर्ण रूप से नष्ट नहीं हो पाई। फिर कुछ समय बाद एक नया वृक्ष उत्पन्न हुआ जो तीसरी पीढ़ी का कहलाया। आपको इस वृक्ष के बारे में पूरा जानकारी चाहिए, जो ये कब क्या कैसे हुआ, ये चौथी पीढ़ी का कैसे कहलाया, तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम आपके लिए इसके बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध कराएंगे। अगला है, बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो बुद्ध को निरंजना नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। नीलांजन नदी जो संस्कृत में निरंजना नदी कहलाती थी, यह भारत के झारखंड और बिहार राज्यों में बहने वाली एक नदी है। यह बिहार में गया के समीप मुहाना नदी से संगम करती है, जिसके उपरांत इसे फल्गु नदी के नाम से जाना जाता है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हाँ, दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इन प्रश्नों को देखें और जानें। ये अगला क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध की वर्षाकालीन निवास के लिए वेलू वन व चेत वन का निर्माण किसने करवाया था? महात्मा बुद्ध की वर्षाकालीन निवास के लिए वेलू वन और चेत वन का निर्माण बिंबिसार और जैन राजकुमार ने करवाया था। वेलू वन का एक प्राचीन उद्यान तथा बिहार का प्रसिद्ध
पर्यटन स्थल है, जिसे राजगीर के महाराज अजातशत्रु ने गौतम बुद्ध को दान कर दिया था, लेकिन यह बिंबिसार द्वारा बनवाया गया था। गौतम बुद्ध बुद्धत्व की प्राप्ति के बाद पहली वर्षा ऋतु के 4 महीने यहीं रुके थे। श्रावस्ती जेतवन विहार पूरे संसार में विशिष्ट महत्व है। कहा जाता है कि राजा प्रसेनजीत का बहुत ही सुंदर बगीचा था, जिसका नाम राजा ने अपने पुत्र जेत कुमार के नाम पर रखा था। जब महात्मा बुद्ध का श्रावस्ती में आगमन हुआ तो इस वन विहार में विहारों, कुटियों, धर्म सभा मंडप, अग्निशालाओं, उद्यानों, तालाबों तथा स्नान गृहों का निर्माण करवाकर भगवान बुद्ध को अपने भिक्षु संघ के साथ रहने के लिए सौंप दिया। भगवान बुद्ध ने जेत वन में 19 वर्ष तक रहे थे। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में क्या सहायक था? तो बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में लोहे का उपयोग सहायक था। लोहे के उपयोग से विभिन्न प्रकार के औजारों का निर्माण होने लगा, जिससे वो दूसरे राज्यों को जीतकर अपने राज्य में मिलाने लगे थे। अगला क्वेश्चन, यूनानियों ने किसे अमित्रोचेडस कहा था? तो यूनानियों ने बिंदुसार को अमित्रोचेडस कहा था। जिस समय चंद्रगुप्त ने अपने पुत्र बिंदुसार को सम्राट बनाया, उस समय वह अल्प वयस्क था। यूनानी लेखकों ने उसे अमित्रोचेडस, अमित्राचेटस या अलित्रोचेडस के नाम से पुकारा था। इन शब्दों को संस्कृत रूप में अमित्रघात या अभित्र घात होता है, जिसका अर्थ होता है शत्रुओं का विनाश करने वाला। अगला, कहाँ से प्राप्त अशोक के अभिलेख के निचले भाग में मयूर का चिन्ह अंकित है? वो है लौरियानंद गढ़ से प्राप्त अशोक के अभिलेख के निचले भाग में मयूर का चिन्ह अंकित है। लौरियानंद बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले का एक छोटा सा नगर है, जहां सम्राट अशोक द्वारा निर्मित एक विशाल स्तंभ है। यह नगर नरकटियागंज से लगभग 14 किलोमीटर दूर है और बूढ़ी गंडक के किनारे स्थित है। मौर्य साम्राज्य के बहुत से ध्वंसावशेष यहाँ प्राप्त हुए हैं। अगला, अशोककालीन अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम किसे सफलता हासिल हुई? अशोककालीन अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम जेम्स प्रिसेप को सफलता हासिल हुई है। जेम्स प्रिसेप ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी थे, जिन्होंने सर्वप्रथम ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपियों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। इन लिपियों का उपयोग अभिलेखों एवं सिक्कों पर किया गया था। अगला, महावीर स्वामी का संबंध किस कुल से था? तो महावीर स्वामी का संबंध ज्ञात्रिक कुल से था। महावीर स्वामी ज्ञात्रिक कुल के प्रधान सिद्धार्थ का जन्म महावीर स्वामी का जन्म ज्ञात्रिक कुल के प्रधान सिद्धार्थ के यहाँ हुआ था। इनकी माता का नाम त्रिशला था, जो लिच्छवी की राजकुमारी थी। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। अगला, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह की स्वीकृति दी गई है? तो मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह की स्वीकृति दी गई है। ब्रह्म विवाह, गांधर्व विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, आसुर विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह। अगर आपको इन विवाहों के बारे में और जानकारी चाहिए, ये कौन से विवाह कैसे होता है, आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम आपको इसके बारे में जरूर बताएंगे। अगला क्वेश्चन, कुनिक किसका उपनाम था? तो अजातशत्रु के बचपन का नाम कुनिक था। अजातशत्रु ने मगध की राजधानी अपने पिता की हत्या करके प्राप्त की थी। यह एक घृणित कार्य था, लेकिन उसने एक वीर और प्रतापी राजा के रूप में ख्याति प्राप्त की थी। अगला, गुप्त साम्राज्य के किस शासक को महाराजा धीराज के रूप में वर्णित किया गया है?
तो चंद्रगुप्त प्रथम को महाराजा धीराज के रूप में वर्णित किया गया है। चंद्रगुप्त प्रथम को श्रीगुप्त और घटोत्कच को महाराजा कहा जाता था, जिसका अर्थ है महान राजा, लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम को महाराजा धीराज के रूप में वर्णित किया गया है, जिसका अर्थ है राजाओं का राजा। यह उपाधि उसके शासन के तहत उपलब्ध किए गए अधिक विस्तार के कारण था। अगला है, समुद्रगुप्त का दरबारी कौन था? तो समुद्रगुप्त का दरबारी हरिसेन था। हरिसेन इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख को प्रयाग प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें हरिसेन के द्वारा रचित 33 पंक्तियां हैं। बाणभट्ट राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के तथा भवभूति कनौज के राजा यशोवर्मन के दरबारी कवि थे। और हरिसेन जो थे वो चंद्रगुप्त के दरबारी थे। अगला, कलिंग के राजा खारवेल का संबंध किस राजवंश से था? तो कलिंग के राजा खारवेल का संबंध महावेदवाहन वंश से था। मौर्य समाज के पतन के बाद कलिंग का एक प्राचीन शासक वंश था, राजा खारवेल वंश के तीसरे शासक थे और उड़ीसा में भुवनेश्वर के पास उदयगिरी के हाथी गुम्फा शिलालेख के लिए भी ये प्रसिद्ध है। अगला, तीसरे जैन तीर्थकर कौन थे? तो तीसरे जैन तीर्थकर संभवनाथ थे। तीर्थकर को शिक्षक, भगवान या जैन धर्म में खोज निर्माता के रूप में जाना जाता है। ऋषभनाथ पहले तीर्थकर थे, अजितनाथ दूसरे तीर्थकर थे, अभिनंदन नाथ चौथे और सुमित नाथ पांचवें जैन तीर्थकर थे। वैदिक काल का कौन सा विवाह प्रेम विवाह है? तो वैदिक काल का गंधर्व विवाह एक प्रेम विवाह है। अगला, मौर्य शासन में कृषि के लिए अधीक्षक को क्या कहा जाता है? तो मौर्य शासन में कृषि के लिए अधीक्षक को सीताध्यक्ष कहा जाता है। केंद्रीय प्रशासन में मंत्रियों में से कृषि के प्रभारी को सीताध्यक्ष के रूप में जाना जाता था। कर के प्रभारी को शुल्काध्यक्ष, लोटे के प्रभारी को लोहे के प्रभारी को लोहाध्यक्ष तथा वजन एवं उपायों के प्रभारी को पौताध्यक्ष कहा जाता था। अगला, चित्रकला की कौन सी शैली महाराष्ट्र की जानी जाती है? तो वारली जो है वो महाराष्ट्र की जानी जाती है। वारली चित्रकला एक प्रकार की आदिवासी कला है, जिसका प्रचलन महाराष्ट्र की एक जनजाति वारली या वर्ली से है। यह चित्रकारी परंपरागत रूप से केवल त्योहारों के मौसम और शादियों के दौरान घर की दीवारों पर किया जाता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन प्रश्नों को देखें और जानें।